हेलो क्लास 12th बैच स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका अलायंट एकेडमी के इस चैनल पे। आज जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि सीबीएसई बोर्ड के लिए हम लोग 3-4 वीडियो लाएंगे, जिसमें आपका 3 वीडियो सिलेबस से रिलेटेड है और 1 वीडियो आपका सैम्पल पेपर। तो इसमें हम लोग आज फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के वो सारे टॉपिक्स जो समझने वाले हैं, जो थोड़ा कंसेप्चुअल है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एंड फ्रॉम दैट माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसके लिए हम लोग को समझना है कि जैसे सपोज कर लेते हैं कि जब एंथर यंग रहता है, तो यंग एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू मिलते हैं। जिस स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं। जिस माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या होगा, तो यहाँ पे इनका मियोसिस होगा। मियोसिस में जैसा हम लोग जान रहे हैं, मियोसिस पहला स्टेप होगा, मियोसिस 1, तो क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे 2 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा एंड ये दोनों माइक्रोस्पोर कैलोज वॉल से कवर्ड रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, माइक्रोस्पोर डायड। अब इसमें क्या होने वाला है, तो इसका मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 जब होगा तो माइक्रोस्पोर डायड से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे यहाँ पे 4 सेल बनेंगे एंड ऑल दीज 4 माइक्रोस्पोर्स आर कवर्ड बाय कैलोज वॉल। यहाँ पे भी कैलोज मिलेगा जो इनको एक साथ होल्ड करके रखता है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका क्या होने वाला है, इसका होगा डिसोसिएशन। मतलब यहाँ पे ये सारे जो माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए हैं, 4 माइक्रोस्पोर, वो डिसोसिएट करेंगे और 4 डिफरेंट माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे, कंप्लीट सेपरेट हो जाएंगे। जिन माइक्रोस्पोर को हम लोग बोल सकते हैं कि जिनका क्रोमोसोम नंबर n होगा और डीएनए कंटेंट क्या होगा, C। दीज 4 माइक्रोस्पोर हैव क्रोमोसोम n एंड डीएनए कंटेंट C। अब इसमें हम लोग का क्या होने वाला है, माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस जब होगा तो ये जो सेल है, इस सेल का माइटोसिस किस वे में होगा कि न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर जाएगा। इस सेल का ग्रो करवाए हम लोग, ग्रोथ करने के बाद न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज हुआ और उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन अंदर ही होगा। एक न्यूक्लियस को चारों तरफ से अंदर की ओर कवर किया जाएगा। इस तरह से हम लोग का एक माइक्रोस्पोर से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें एक स्मॉलर सेल जो है वो लार्जर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लेयर का भी फॉर्मेशन होता है, जिसमें इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन और आउटर जो लेयर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जिसमें जो पोर्स रहता है उन पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्म पोर। इस चीज को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। एक्साइन किससे बना रहता है, तो स्पोरोपोलिन। इंटाइन किससे बना रहता है, तो सेलुलोज और पेक्टिन से। तो ये हम लोग का पॉलन ग्रेन बना। ये पॉलन ग्रेन हम लोग का कितना सेल्ड है, तो 2 सेल्ड, जिसमें पहले स्मॉलर सेल का नाम क्या है, स्मॉलर सेल का नाम जनरेटिव सेल है और लार्जर सेल का नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है इसका एक और बार माइटोसिस होगा, सेकेंड माइटोसिस। और सेकेंड माइटोसिस के बाद जो बनेगा उसमें एक्साइन रहेगा, इंटाइन भी रहेगा और इसमें हम लोग का एक लार्जर सेल वेजिटेटिव सेल मिल जाएगा और इसी के अंदर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। समझे? तो इस तरह से यहाँ पे पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज वाला बन गया, 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है,
तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको डायग्राम भी बताना है और डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए कुछ पॉइंट्स भी लिखना है, ठीक है। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग एग्जाम में जो भी आंसर लिखें उसको पॉइंट वाइज लिखें। जैसे अगर इसी चीज़ को लिखना हो तुम लोग क्या लिखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पहले डेफिनेशन दे दी, दूसरा इस डायग्राम को एक पॉइंट में एक्सप्लेन किए, तीसरा इस डायग्राम को फिर एक पॉइंट में एक्सप्लेन किए। ऐसा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने से आपका आंसर में क्लैरिटी ज़्यादा रहेगा, समझे। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। सिमिलरली मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस का अगर हम लोग बात करें, जिसमें आपका मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो कहाँ पे मिलता है, तो यंग ओवरी जब रहता है, यंग ओवरी जब रहेगा तो उसके अंदर में जो सेल्स मिलते हैं उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। और न्यूसेलस का कोई एक सेल जो है, कोई एक ही सेल, जैसे स्पोरोजेनस टिश्यू जो अभी हम लोग पहले पढ़े माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, हर एक सेल पॉलन मदर सेल कहला सकता है, बन सकता है, लेकिन न्यूसेलस का कोई एक ही सेल आर्कीस्पोरियल सेल में डिफ्रेंशिएट होगा। ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है, ये आर्कीस्पोरियल सेल अब माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके दो सेल बनाता है, प्राइमरी पैराइटल सेल जिससे इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन होगा, इंटीग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जिसे कह सकते हैं कि क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो इससे बनता है मेगास्पोर मदर सेल। इसमें अगर हम लोग प्लॉइडी का बात करें तो न्यूसेलस के सारे सेल 2n होते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल भी 2n है, प्राइमरी पैराइटल सेल भी 2n, इंटीग्यूमेंट जो रहेंगे वो भी 2n होंगे क्योंकि उसी के डिवीजन से बना है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल भी 2n है, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है तो मेगास्पोर मदर सेल भी क्या होगा, 2n। अब इस मेगास्पोर मदर सेल को मान लेते हैं ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसका क्या होगा, मियोसिस। इसमें भी पहले हम लोग का मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 होगा तो 2 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इस 2 मेगास्पोर से मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 जब होगा तो यहाँ पे 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, और ये चारों मेगास्पोर जो है वो एक लीनियर वे में अरेंज रहेगा, इसलिए इसको लीनियर टेट्राड भी कहा जाता है। इन 4 मेगास्पोर में जो 3 मेगास्पोर है, ठीक है, आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर 3 मेगास्पोर डीजेनरेट्स, और केवल एक ही मेगास्पोर जो है वो क्या रहता है, फंक्शनल रहता है, एक ही फंक्शनल रहता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये अपने साइज को ग्रो करेगा, न्यूक्लियस अपना इसका डबल होना शुरू होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग का ये फर्स्ट माइटोसिस किया, मतलब इसमें भी मेगास्पोर बनने के बाद लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसमें भी माइटोसिस होगा, लेकिन केवल न्यूक्लियस का न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, और दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का दोनों न्यूक्लियस जो है वो अपोजिट पोल में चला गया, और यहाँ जाकर के ये सेकेंड माइटोसिस करेगा, सेकेंड माइटोसिस, ताकि यहाँ पे हम लोग का 4 न्यूक्लियस बन जाए। इसके बाद थर्ड माइटोसिस होगा, थर्ड माइटोसिस के बाद यहाँ पे हम लोग का कितना न्यूक्लियस हो जाएगा, ऊपर 4 और नीचे भी हम लोग का 4। अब इन जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है इसमें एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर आएगा ऊपर से, और एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर आएगा नीचे से, तो इस तरह से न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होता है, 3 न्यूक्लियस ऊपर की ओर, 2 न्यूक्लियस ऐसा, और तीसरा न्यूक्लियस, और बीच में सेंट्रल सेल जो बनाएगा, समझे, जो न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई जिसे हम लोग कहते हैं। अब इसमें हम लोग का सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, और नीचे ये दो क्या बनेगा हम लोग का, सिनर्जिड, और ये हम लोग का एग सेल, और ये क्या कहलाएगा हम लोग का, सेंट्रल सेल। एक ही सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए, 2 न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ऐसा हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ ये फीमेल गैमेटोफाइट है, दैट मीन्स एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है जिसमें टोटल 7 सेल है, 7 सेल्ड, और न्यूक्लियस का अगर काउंट करें, एन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। एम्ब्रियो सैक को हम लोग 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं, समझे। तो इस तरह से हम लोग का एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। जब ये एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो ये जो इंटीग्यूमेंट है, प्राइमरी पैराइटल सेल से इंटीग्यूमेंट का भी फॉर्मेशन होगा। इंटीग्यूमेंट जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, जिसमें न्यूसेलस का भी एक लेयर मिल सकता है,
फिर हम लोग का इंटीग्यूमेंट 2 हो सकता है, ऐसा ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में जो हम लोग ओव्यूल कहते हैं। इस ओव्यूल में जो ये पोर है, इस पोर को क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल, और इस एंड को क्या बोला जाता है, चलाजल एंड। समझे? तो इस तरह से हम लोग का एक ओव्यूल का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये दूसरा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है वो मेगास्पोरोजेनेसिस है। ठीक है, इसके बाद आपका पॉलिनेशन है कि पॉलिनेशन कैसे होता है। वैसे और भी टॉपिक्स है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इजीली है, इजीली हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एंथर का कितना लेयर होता है, 4 लेयर होता है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। ठीक है, उसी तरह से जो हम लोग का पिस्टल और कार्पेल होता है, अगर सिंगल कार्पेल रहे तो मोनोकार्पेलरी कहते हैं, एक से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। मल्टी कार्पेलरी में सिन कार्पस हो सकता है। सिन कार्पस का एग्जाम्पल क्या होता है, पैपावर, पैपावर सोमनिफेरम। और एपोकार्पस का एग्जाम्पल, एपोकार्पस का मतलब क्या हुआ, जिसमें ओवरी जो है वो फ्री रहेगा, कार्पेल्स एक दूसरे से अलग रहेंगे, तो उसको एपोकार्पस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल माइकेलिया है। ठीक है, पॉलिनेशन आप लोग जानते हैं, पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक सेल पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। उसको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सेल पॉलिनेशन का 2 टाइप है, ऑटोगामी, गिट्नोगामी। गिट्नोगामी एक ऐसा पॉलिनेशन है जो अपीयर होता है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली क्या होता है, सेल पॉलिनेशन। ऑटोगामी इज कंप्लीटली सेल पॉलिनेशन। और जो जेनोगामी है, जेनोगामी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन है, कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद फिर हम लोग का डबल फर्टिलाइजेशन है, तो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन जो है, इसमें क्या होता है कि जब एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब इंटर कर जाता है, तो पॉलन ट्यूब, एक चीज़ याद रखना है कि सिनर्जिड जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो सेल, इसके पास क्या मिलता है, कुछ सेलुलर थिकनिंग मिलेगा। ठीक है, ये सेलुलर थिकनिंग को हम लोग बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, जिसका काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना और वो एंटर कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को रिलीज करता है अंदर की ओर। इसमें ये दूसरा सिनर्जी जिसका कुछ अभी काम नहीं है, एक सेल है जिसके साथ फीमेल गैमेट, मतलब ये फीमेल गैमेट है, जिसके साथ 2 मेल गैमेट में से कोई एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, और सेकेंड मेल गैमेट जो है, सेकेंड मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, तो बीच में जो सेल होते हैं, मतलब सेंट्रल सेल, एक ही सेल है, तो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा तो बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, मेल गैमेट हैप्लॉइड होगा, तो जाइगोट जो बनेगा वो 2n, सेंट्रल सेल 2n होगा, सेकेंड मेल गैमेट जो है वो n होगा। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बनेगा, 3n बनेगा। समझे? इस तरह से जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो डिवाइड करके, माइटोसिस करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जिसको कंज्यूम करके जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। एम्ब्रियो में अगर 2 कॉटिलेडन होगा तो वो डाइकॉट कहलाएगा, सिंगल कॉटिलेडन होगा तो उसको मोनोकॉट कहेंगे। डाइकॉट जो है वो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर जाता है, इसलिए जो सीड बनता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। और मोनोकॉट के केस में एम्ब्रियो जब अपना डेवलपमेंट करता है तो उस वक्त एंडोस्पर्म को कंप्लीटली वो कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए वो सीड क्या कहलाता है, एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है कि जब भी बनेगा तो जाइगोट पहले बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बाद में, और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके ही एम्ब्रियो बनेगा, तो इसके लिए एंडोस्पर्म पहले बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फ्रूट भी आपका सिलेबस में है। फ्रूट 3 टाइप का होता है। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी को छोड़ के किसी और से बन रहा है तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो है वो सीडलेस होते हैं, सीड नहीं होता उसमें। सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको आपको याद रखना है। समझे? फिर अगर हम लोग बात करें, एक और टॉपिक है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में सीड बन जाता है, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल जो एक फीमेल सेल है उससे बनेगा, उसमें मेल सेल का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता। ठीक है, मतलब वो एक फॉर्म ऑफ बोल सकते हैं क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, लेकिन सीड बन रहा है, और अभी जस्ट हम बोले कि सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग सीड। एक पॉली एम्ब्रियोनी होता है कि अगर एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो बना तो वो एक एम्ब्रियो है,
न्यूसेलस का सेल भी एम्ब्रियो बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एक ही ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाना, इसको हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, जो हम लोग को सिट्रस के फ्रूट में या फिर मैंगो में देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस जो है एस्टेरेसी फैमिली को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में एक और टॉपिक है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस, उसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि आउटब्रीडिंग डिवाइस का एक डेफिनेशन बस बता दे रहे हैं, वो इजी है। ठीक है, कि प्लांट जो है वो कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन करेगा ना, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, केवल प्लांट नहीं, प्लांट एनिमल कोई भी अगर कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन करता है तो इससे होगा क्या, उनमें रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, और रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा तो इसमें बोल सकते हैं वो हार्मफुल होगा, समझे। इसी कारण से प्लांट अपने शरीर में कुछ ऐसे अडेप्टेशन लाते जो कि सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जैसे हम लोग पढ़े थे डायोसी, मतलब मेल और फीमेल बॉडी ही अलग रहेगा, सेक्स ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में होगा, है ना। हेट्रोस्टाइली, स्टाइल का लेंथ डिफरेंट रहेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डाइकोगामी, जिसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उनका मैच्योरिटी टाइम अलग रहेगा। इसके अलावा आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जिसमें पॉलन ग्रेन एक स्पीसीज अपने ही स्पीसीज के या एक प्लांट अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दे तो इसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ऐसा उसमें कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म है। ठीक है, और एक हर्कोगैमी होता है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन जो है, मतलब स्टेमन और पिस्टल के बीच में किसी तरह का बैरियर आ जाए। हम लोग एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी देखे हैं इस चैप्टर में। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लेना है यंग स्टेज में, बर्ड स्टेज में, और उसका फिर हम लोग मेल पार्ट को कट करके रिमूव कर देंगे। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज नोन एज इमस्कुलेशन। आफ्टर इमस्कुलेशन हम लोग को क्या करना रहता है, आफ्टर इमस्कुलेशन हम लोग को एक बैगिंग करना होगा ताकि जो स्टिग्मा है वो किसी और पॉलन ग्रेन से मतलब कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम लोग स्टिग्मा को कवर कर देते हैं बाय नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर हम लोग उसको नायलॉन मेम्ब्रेन से उसको कवर कर सकते हैं। और जब वो पिस्टल जो है मैच्योर हो जाएगा तब उसके बैग को हटाया जाएगा, पॉलन ग्रेन जो डिजायर्ड क्वालिटी का उसको डस्ट किया जाएगा, एंड देन उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और फिर हम लोग रीबैगिंग कर देंगे ताकि दोबारा कोई दूसरा पॉलन ग्रेन उस पर लैंड ना करे। इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ करके मस्त जाए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है जो आपको बोल सकते हैं कंसेप्चुअल है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो हार्मोनल कंट्रोल है हम लोग उसको समझेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस तो आप जान रहे हैं कि स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन इसको हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है, तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, या एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय होगा क्या कि मेल का जो ब्रेन है वो डेवलप करेगा रिप्रोडक्टिवली। इस कारण से ब्रेन में जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसका नाम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जीएनआरएच। इस जीएनआरएच का बोल सकते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि यहाँ से दो हार्मोन निकले, एक एलएच हार्मोन या आईसीएसएच जिसको बोल सकते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा जो आपका रहेगा वो है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझे। तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल पे काम करता है। आप लोग पढ़े होंगे कि लेडिक सेल जो है ये वैसे सेल है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप मिलता है, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप मिलता है इंटरस्टिशियम उसमें मिलता है, इसलिए इसका नाम इंटरस्टिशियल सेल भी होता है। इस पर ये एक्ट करेगा तो यहाँ से हार्मोन कौन सा निकलेगा, एंड्रोजन। और एंड्रोजन जो है ये ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन है। तो इस ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन से क्या चीज़ का इसका काम क्या होगा, इसका एंड्रोजन में एक मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करवाता है, शुरू करवाएगा, तो ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। और एफएसएच का काम क्या है, ये सर्टोली सेल पे काम करेगा, सर्टोली सेल जिसको हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं, और ये सर्टोली सेल को वैसा बनाएगा, कैपेबल बनाएगा कि जो डेवलपिंग स्पर्म है इसको ये नरिश कर सके। ठीक है, तो ये हार्मोनल कंट्रोल है। बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस आप लोग पढ़े होंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है, उसके बाद जिसमें स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके अपना नंबर मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद ग्रोथ फेज होगा जिसमें स्पर्मेटोगोनिया का साइज ग्रो कर जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड का।
एंड स्पर्माटिड जब बन जाता है तो वो अपने आप का शेप को डिफ्रेंशिएट करेगा, उसके शेप में कुछ चेंजेस आएगा, फिजिकल चेंजेस आएगा, और तब जा करके स्पर्माटिड से क्या बनता है, मैच्योर स्पर्माटोजोआ। ये मैच्योर स्पर्माटोजोआ बनने का जो प्रोसेस है, स्पर्माटिड से मैच्योर स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, ये सिंपली स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो वो सारा प्रोसेस कैसे चलता है, वो सारा प्रोसेस चलता है इस हार्मोन कंट्रोल से, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल से। सिमिलरली फीमेल में भी हार्मोनल कंट्रोल है, फीमेल में भी जो oogenesis का प्रोसेस है, ये oogenesis के प्रोसेस में भी हार्मोनल कंट्रोल है। इस हार्मोनल कंट्रोल में क्या है, तो हम लोग बात करें कि प्यूबर्टी में, यहाँ पे भी प्यूबर्टी के समय हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, इस हाइपोथैलेमस से सेम हार्मोन GnRH रिलीज होगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है FSH। पहले FSH निकलेगा यहाँ, समझे। FSH जो है वो क्या करेगा, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है उसको मैच्योर बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करेगा, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है तो इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन जो है इसका काम क्या रहेगा, ईस्ट्रोजन का काम है कि ये आपका फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रो करने में हेल्प करेगा, यूट्रस के वॉल को थिक करेगा, फैलोपियन ट्यूब को सिलिएटेड बनाएगा। ईस्ट्रोजन का एक और काम है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, समझे। यहाँ पे हम लोग ऐसा डबल लाइन से शो कर देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि यहाँ से क्या चीज़ का फॉर्मेशन सिक्रेशन हो, LH का। जब LH बॉडी में हाई हो जाता है ना, पिक में चल जाता है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने से अंदर का जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। सेकेंडरी oocyte बाहर आया, समझे। ये सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो गया बाहर, इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। और फिर भी जो है LH इस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल पे काम करते ही रहेगा। पहले इस पे काम किया और उसके बाद कंटिन्यूसली ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल पे काम करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाए, कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो इससे एक हार्मोन निकलेगा, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, इस प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, ये LH और FSH का सिक्रेशन को रोक देगा, मतलब ये एक नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करेगा। एज अ रिजल्ट LH और FSH डिक्रीज हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम उसी सेल से बना हुआ है, उसी स्ट्रक्चर से बना हुआ है जिससे ईस्ट्रोजन निकलता था, इसलिए जब प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तो ईस्ट्रोजन लो हो जाता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम रहेगा ईस्ट्रोजन के द्वारा जो भी वर्क हुआ उसको कंट्रोल करना, ठीक है, रेगुलेट या बोलो मेंटेन करके रखना। कॉर्पस ल्यूटियम का टाइम 10 से 12 दिन तक होता है। आफ्टर डैट ये डिजेनरेट कर जाएगा, तो 10 to 12 डेज के बाद क्या होने वाला है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, FSH का लेवल इंक्रीज होना शुरू होगा। लेकिन इसका अपना पिक पे पहुंचना FSH का और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होना सडनली, इस मोमेंट में होता क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मतलब यहाँ पे जो अभी हम बात किए ना हार्मोनल कंट्रोल का, ये काइंड ऑफ आपको बताया जा रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का हार्मोनल कंट्रोल को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात की ये वाला जो स्टेज है, प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमस का GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया, FSH रिलीज हुआ, ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन हुआ, ईस्ट्रोजन का अपना अपना जो काम था। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, जो 6 से 13 डे में होगा। इसके बाद ईस्ट्रोजन जो है वो LH का सिक्रेशन करवाएगा, LH जो है हाई हो जाएगा, LH सर्ज जिसे कहते हैं, LH का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो उस वक्त ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद ये जो अंदर में सेकेंडरी oocyte है वो बाहर रिलीज हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। ये हम लोग का सेकंड फेज हो गया, या बोलिए आपका थर्ड फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज सेकंड होता है। ओवुलेटरी फेज 14th या 15th डे में होगा। और जब ये एम्प्टी फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हुआ तो यहाँ से हम लोग का शुरू हो गया सेक्रेटरी फेज, ठीक है, मतलब कि हम लोग का फोर्थ फेज। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सडनली डाउन हुआ, FSH इंक्रीज होना शुरू किया स्लोली, देन उस वक्त मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपका कह सकते हैं कि फीमेल का हार्मोनल कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्यूबर्टी के समय शुरू होगा और एंड होगा, ठीक है, फिर प्यूबर्टी समय फिर आगे स्टार्ट होगा, एंड होगा। लेकिन oogenesis का बात करें तो oogenesis स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ में स्टार्ट होने के बाद ये बर्थ होगा तो कुछ समय के लिए रुक जाता है oogenesis, फिर प्यूबर्टी आएगा तो फिर से स्टार्ट होगा, ओवुलेशन होगा तो फिर से रुक जाएगा,
उसके बाद स्पर्म कांटेक्ट में आएगा सेकेंडरी oocyte का, तो फिर oogenesis स्टार्ट होगा। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आखिरी में डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, लेकिन oogenesis में डिफरेंशिएशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है। दैट मीन्स स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बन रहा है वो डिफरेंशिएशन है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte से हम लोग का ओवम बन रहा है, ये आपका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, मियोसिस 2 ही है, समझे। तो इसका डिफरेंस आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन। आप लोग जान रहे हैं कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो हम लोग का यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट जो है वो बनने के बाद क्लीवेज करके, क्लीवेज जिसमें आपका रिड्यूस माइटोसिस जिसको कह सकते हैं हम लोग, क्लीवेज करके यहाँ पे क्या बनता है, 64 सेल्ड स्टेज बनता है, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली नहीं बनेगा, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 to 8 सेल, 8 to 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल, इस तरह से हम लोग का ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। और जिसमें ब्लास्टुला जो है ये अपना रीअरेंजमेंट करेगा, सेल का रीअरेंजमेंट होगा, जिसमें आउटर मोस्ट जो लेयर रहेगा जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और एक ग्रुप ऑफ सेल रहेगा जो कहलाता है इनर सेल मास। इनर सेल मास वो सेल है या वो ग्रुप ऑफ सेल है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होने जा रहा है, ठीक है। और ये जब बन जाता है ना तो ऑलमोस्ट 7 डेज के आसपास में ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस वॉल में जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा। यूट्रस वॉल जो है वो कुछ इस टाइप का ऐसा रहेगा, इंडोमेट्रियम में जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा ऐसा। और जब ये इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा तो ये इंडोमेट्रियम का लाइनिंग इसको चारों तरफ से कवर कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग ऑफ blastocyst in the uterus wall, in the endometrium of uterus wall is known as implantation. implantation होने के कुछ समय के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है इससे कुछ हम लोग का विलाई लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। तो ऐसा कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हुआ। और जो मायोमेट्रियम है, यूट्रस का जो 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम जो है उसमें जो प्रेजेंट है, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है मदर का ब्लड वेसल एज वेल एज मदर का यूट्राइन टिश्यू प्रेजेंट है। तो वो दोनों जो है कोरियोनिक विलाई के साथ ऐसा इंटरडिजिटेटेड स्टेट में आ जाता है। एंड दिस इंटरडिजिटेटेड स्टेट ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड मदर टिश्यूज, मदर्स टिश्यू एंड मदर्स ब्लड वेसल्स इज नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ। जब प्लेसेंटा बनता है तो इसका कुछ काम होगा। क्या काम है, अंदर जो डेवलप हो रहा है, जो यंग वंस डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, वहाँ से CO2 रिमूव करना, ये सारा काम प्लेसेंटा का है। प्लेसेंटा कुछ समय के लिए एंडोक्राइन टिश्यू के जैसा भी काम करता है, ठीक है। तो आप फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इसका डेफिनेशन इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। प्लेसेंटा बन जाने के बाद जब यहाँ पे इनर सेल मास है तो इससे हम लोग का जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। 3 जर्म लेयर बनता है, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तीनों लेयर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। और जब ये फुल्ली डेवलप फीटस बन जाता है, 9 मंथ का समय लगेगा, जिसमें फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन होता है, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट बॉडी का मूवमेंट कब शो होता है, फीटस का मूवमेंट पहली बार कब शो होगा, तो 5वें मंथ में, ठीक है। तो ये सारा आपका NCERT बुक में मेंशन है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन कम चांसेस है, लेकिन फिर भी आप इसको रीड कर लीजिएगा कि कौन से मंथ में क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो रीड कर लेना, अगर आ गया बाय द वे, समझे, तो हम लोग बना लेंगे, अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो, है ना। जब फुली डेवलप फीटस बन जाता है तो इसको बॉडी से डिलीवर करना है, समझे। और डिलीवर करने के लिए क्या करना होगा, डिलीवर करने के लिए फीटस जो है वो खुद ही सिग्नल जनरेट करता है। कैसे जनरेट करेगा, तो उसका जो एड्रिनल ग्लैंड है, वो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ से क्या निकालेगा, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एंड्रोजन रिलीज करता है। और वो एंड्रोजन जो है प्लेसेंटा उसको लेकर के ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। फिर ईस्ट्रोजन जो है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर मसल्स मायोमेट्रियम में बढ़ा देता है। इस कारण से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीटस स्लाइटली नीचे जाएगा सर्विक्स की ओर, ठीक है। और जैसे ही वो सर्विक्स की ओर टच करेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर वहाँ जो प्रेजेंट है सर्विक्स में वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके एक्टिवेशन से, स्ट्रेच रिसेप्टर के एक्टिवेशन से मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होने से एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो शुरू हुआ था वो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। और ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो एक पेन क्रिएट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर पेन। तो ये जो फीटस का बाहर आने का प्रोसेस है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फीटस रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट कर रहा है। जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तब वो क्या करेगा? पार्ट्यूरेशन करवाएगा। मदर अपने से बॉडी से बच्चे को डिलीवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चा है, जो फीटस है, वो अपना ही खुद को बॉडी से निकालने के लिए वो खुद से रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करता है। इस कंप्लीट मैकेनिज्म में न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है, एज वेल एज हार्मोन्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं। एंड फॉर लास्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस, उस फीटस के डिलीवरी के बाद जब इन्फेंट बन जाएगा तो उस इन्फेंट को 6 मंथ के लिए, एवरेज 6 मंथ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, 6 मंथ के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसको मदर के मिल्क पे फीड करवाया जाता है। मदर के मिल्क पे फीड करवाना, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। लैक्टेशन पीरियड में जो मिल्क सिक्रीट हो रहा है ना, उस मिल्क में एंटीबॉडीज़ मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेगा, समझे। तो ताकि वो बच्चे को नरिश कर सके, क्योंकि इनिशियली फ्यू डेज़ के लिए, फ्यू मंथ के लिए बच्चे को किसी चीज़ को फीड नहीं करवाया जाता है। मतलब उसको हम लोग रोटी चावल ये सब नहीं दे सकते। वो क्या पे डिपेंड रहेगा? कोलेस्ट्रॉम पे। जो मदर का फर्स्ट मिल्क रहता है ना, जो पेल येलो कलर का रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, समझे। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहले डिफिनेशन समझ लीजिए कि ऐसा पर्सन जिसका बॉडी फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली फिट रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो ये सारा चीज़ अगर फिट है, यानी कि इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनता है, ठीक है। इस चैप्टर में आपका फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो सारा फुल फॉर्म आपको दिमाग में रखना है। जैसे आपका इन्फेंट मोटिलिटी रेट है IMR, मैटरनल मोटिलिटी रेट है, या फिर आपका अगर RCH का बात करें, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। फिर एक इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में सिचुएटेड है, आप लोगों को मालूम होगा नाम, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें पहली बार एक वंस अ वीक पिल बनाया गया था जिसको सहेली कहा जाता है, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होगा, समझे। इस चैप्टर में एक टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा इससे मार्क्स क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस में सबसे पहले हम लोग सोनोग्राफी करके बच्चे का लोकेशन पता करते हैं, फीटस का लोकेशन पता करते हैं कि बॉडी में वो कहाँ पे प्रेजेंट है। जब वो मालूम चल जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग एक इंजेक्शन नीडल से एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड में हम लोग को मिल जाएगा फीटल सेल। उस फीटल सेल का स्टडी करके हम लोग बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। लेकिन ये जो एमनियोसेंटेसिस है वो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। वो बनाया गया किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर को मालूम करने के लिए, लेकिन इसका गलत तरह का यूज़ किया जाता था, इसलिए एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया गया, ठीक है। क्यों बैन लगा दिया गया? क्योंकि इंसान मेल और फीमेल पता करके MTP करवा देता था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या? इंड्यूस अबॉर्शन, एक तरह का अबॉर्शन है, ठीक है। तो अबॉर्शन करना जो है ये चीज़ इलीगल है, ठीक है। पहले 1971 के पहले ये लीगल इलीगल में नहीं आता था, ठीक है, लेकिन 1971 में इसको लीगलाइज किया गया। लीगलाइज इसलिए किया गया ताकि एमनियोसेंटेसिस करने के बाद लोग MTP ना करें, क्योंकि MTP करने के लिए भी कुछ वजह होना चाहिए कि अगर बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको इस दुनिया में नहीं लाया जाए, वो बेहतर होगा, इसलिए हम लोग MTP करवा सकते हैं। या बच्चे के रहने से मदर को हार्म हो सकता है, इसलिए वैसे केस में MTP परफॉर्म किया जा सकता है। केवल ये जान करके फीमेल जो है, फीटस फीमेल है, तो ये चीज़ जान करके हम लोग केवल उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते, इंड्यूस अबॉर्शन नहीं करवा सकते। वो एक तरह का बोल सकते हैं क्राइम हो जाएगा, फीमेल फिटिसाइड हो जाएगा। इसलिए 1971 में MTP को लीगलाइज किया गया। इस चैप्टर में फिर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आपको जैसे पढ़े हैं कि फिजिकल मेथड, बैरियर मेथड होता है, नेचुरल मेथड होता है, केमिकल मेथड होगा, सर्जिकल मेथड होगा, समझे। तो ये चारों मेथड को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे सर्जिकल मेथड में आप लोग जान रहे हैं वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, वास्ट डिफरेंस को अगर कट करके इसको स्क्रोटम में अगर हम लोग टाई अप कर दें तो इससे क्या होगा कि सीमेन बॉडी से निकलेगा, मेल के बॉडी से सीमेन निकलेगा, लेकिन वो विदाउट स्पर्म रहेगा, ठीक है। एक होता है ट्यूबेक्टॉमी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके एब्डोमिनल वॉल्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एब्डोमिनल वॉल के साथ जब कनेक्ट हो जाएगा तो स्पर्म जब बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो जहाँ पे सेकेंडरी साइट है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा।
तो ये जो सर्जिकल मेथड है ना वो इरिवर्सिबल है, एक बार हो जाए तो उसको दोबारा हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जो केमिकल मेथड है जिसे हम लोग पढ़े हैं पिल्स और इम्प्लांट के बारे में, पिल्स और इम्प्लांट जो है वो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है जिसको हम लोग 72 आवर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिल्स और इम्प्लांट का काम क्या होता है, इसका काम है इम्प्लांटेशन को रोकना और ओवुलेशन को रोकना, ठीक है। कि अगर कोई फीमेल जो है वो 21 डेज तक लगातार पिल्स ले रही है तो उनका ओवुलेशन होगा ही नहीं, विदाउट ओवुलेशन उसमें फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस कम है, ठीक है। कम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका फेलियर भी चांस होता है, समझे। लेकिन अगर मान लो कि कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ या रेप केस हुआ, तो वैसे केस में फीमेल जो है वो उस यंग वंस को रखना तो नहीं चाहेगी, तो वैसे केस में इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए पिल्स को दिया जाता है। पहले के लोग जो है वो सहेली यूज़ नहीं करते थे, मतलब वो स्टेरॉइडल कंटेंट लेके यूज़ करते थे पिल्स के फॉर्म में, मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन या प्रोजेस्टेरॉन अलोन, ठीक है। लेकिन उससे बहुत सारा साइड इफेक्ट होता था और इसी कारण से सहेली नाम का एक ड्रग बनाया गया जिसके अंदर नॉन स्टेरॉइड कंटेनिंग केमिकल था, जिसका नाम कंटेनिंग केमिकल है जिसका नाम सेंटक्रोमैन है, समझे। जो वंस अ वीक है, एक तो उसमें नॉन स्टेरॉइड है और दूसरा उसको सप्ताह भर लेना नहीं है, 21 डेज तक नहीं लेना है, ठीक है। वो जो 7 डेज मेंस्ट्रुअल फेज का होता है उस वक्त छोड़ करके बाकी 21 डेज पहले लेना पड़ता था, अब नहीं लेना पड़ रहा है। अब लेना नहीं पड़ रहा है क्यों? क्योंकि ये सहेली बन गया, सहेली सप्ते में एक बार ही लेना है, ठीक है। और एक हम लोग का क्या है तो नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड में 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मोस्ट फर्टाइल पीरियड माना जाता है। तो इस पीरियड को छोड़ करके बाकी जो ड्यूरेशन है उसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कम होता है, जीरो नहीं बोल सकते। विथड्रॉल मेथड होता है जिसमें बिफोर इजैकुलेशन मेल पर्सन जो है, मेल पार्टनर जो है अपने एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस को रिमूव कर देगा फ्रॉम फीमेल बॉडी, फीमेल सर्विक्स और वजाइना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये विथड्रॉल मेथड है, नेचुरल मेथड है, इसमें भी चांसेस कम है, ठीक है, फेलियर भी हो सकता है। और एक होता है लैक्टेशन अमेनेरिया। लैक्टेशन अमेनेरिया मतलब क्या हो गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लैक्टेशन पीरियड के दौरान आफ्टर द डिलीवरी पार्टुरेशन के बाद जो है ये 6 महीने तक लैक्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, इसका मतलब उस वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होगा तो बच्चा जो है या यंग वंस होने का चांसेस कम रहता है। वैसे जीरो बोल सकते हैं लेकिन इसका फेलियर भी हाई होता है, ठीक है, क्योंकि हर पर्सन में लैक्टेशन पीरियड वैरी करता है। वो तो हम लोग एवरेज बोल रहे हैं 6 मंथ, किसी में 4 मंथ हो सकता है, किसी में 1 ईयर रह सकता है, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड है। और हम लोग का बैरियर मेथड में है। बैरियर मेथड में कुछ रबर और लैटेक्स का बना हुआ फेमिडोम कॉन्डम्स हो गया या डायफ्राम, सर्वाइकल वॉल्ट है, ठीक है, सर्वाइकल कैप हो गया, वॉल्ट्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा आईयूडीज आते हैं। आईयूडीज का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। 3 टाइप का आईयूडी हम लोग को पढ़ना है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एंड एक आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। तीनों का एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है, मल्टीलो 375 आएगा, है ना। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में कौन कौन आता है, एलएनजी 20 आएगा, प्रोजेस्टासर्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपका आईयूडीज में आते हैं। आईयूडीज का जो काम है ना, एक और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी उसका भी नाम याद रखिएगा, लिप्स लूप होता है। ये जो आईयूडीज है इनका काम होता है स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करना, ठीक है। जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है वो क्या करता है, स्पर्म का मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रिड्यूस कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है जो वो क्या करता है, इनका काम है कि ये इम्प्लांटेशन को रोकेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फॉर विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एंड जो पिल्स रहता है ये लोग इफेक्टिव होता है जो कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या फिर रेप केस हुआ है उसको रोकने के लिए, ठीक है। इसी चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है एसटीडीज के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। कुछ बैक्टीरियल एसटीडी है जैसे कि आपका नाइसीरिया गोनोरिया से होने वाला गोनोरिया डिजीज, सिफिलिस से होने वाला सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है। इसके अलावा क्लैमिडियासिस होता है, क्लैमिडिया ट्रैकोमोटिस से होता है, ट्रैकोमैटिस। इसके अलावा आपका एक प्रोटोजोन एसटीडी है जिसमें ट्रैकोमोनियासिस है। ट्रैकोमोनियासिस जो है वो किससे होता है, ट्रैकोमोनिस वेजिनलिस से होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका वायरल एसटीडी है। वायरल एसटीडी तो काफ़ी सारा है, जैसे एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये किससे होता है, एचआईवी से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। हेपाटाइटिस बी जो है वो किससे होता है, हेपाटाइटिस बी वायरस से। जेनिटल वॉर्ड्स किससे होगा, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होगा। एंड जेनिटल हर्पिस किससे होगा, तो ये हर्पिस 2 सिम्प्लेक्स वायरस से होगा, ठीक है। एचआईवी हो गया या फिर आपका या एड्स है या आपका हेपेटाइटिस बी है या जेनिटल हर्पिस है, इन तीनों का कोई इलाज नहीं है अब तक, बाद में हो सकता है आप ही लोग में कोई इसका डिस्कवरी करे, ठीक है, लेकिन अब तक क्योर नहीं हुआ है, समझे, परमानेंट क्योर नहीं है, बाकी सबका परमानेंट क्योर है, ठीक है। इस चैप्टर के एंड में क्या पढ़ना है हम लोग को, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है कि जब एक कपल इंटेंशनली चाह करके भी यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब
सभी इंडिविजुअल को अपना ही ऑफस्प्रिंग चाहिए। अडॉप्शन एक मेथड है, लेकिन अडॉप्शन सभी को नहीं अडॉप्ट करना चाहते, उसको मानना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए कुछ टेक्निक्स बनाया गया जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिसमें आपका आता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में बच्चे को बनाया जाता है, टेस्ट ट्यूब में बस फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब में होगा। जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट के बाद 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल रहेगा। तो जाइगोट टू 8 सेल्ड एम्ब्रियो अगर है तो इस स्टेज को हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, फीमेल का जो वाइफ है उनका, मदर जो है उनका, ठीक है। और इस प्रोसेस को जिफ्ट कहते हैं। जाइगोट से 8 सेल्ड एम्ब्रियो तक अगर हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जिफ्ट, ठीक है। और यही चीज़ अगर मान लीजिए मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर हो जाएगा, तो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर हो जाता है तो उसको हम लोग कहाँ शिफ्ट करेंगे, उसको कहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो इसको इम्प्लांट किया जाता है आपका यूट्रस में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। दूसरा जो आपका आता है, ठीक है, दूसरा जो इसमें आएगा आपका ICSI है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोप, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका आ जाएगा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर वैसे फीमेल के लिए है जो ओवम रेगुलरली नहीं बना पा रही है, या जिसका ओवम जो है या सेकेंडरी oocyte जो है, फिमरी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इनफंडिबुलम का जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फिमरी कहते हैं, वो ओवम को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, सेकेंडरी oocyte को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं कि एक सरोगेट मदर से ओवम लेकर के या सेकेंडरी oocyte लेकर के उस वाइफ में या उस मदर में लगा दिया जाता है जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, या किसी वजह से अम्पुला तक ओवम या सेकेंडरी oocyte नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। और फिर वहाँ पे स्पर्म को भी आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जब गैमेट को डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दे, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें हम लोग मेल बॉडी से, क्योंकि मेल बॉडी इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज फॉर मेल, मेल पार्टनर अगर स्पर्म काउंट उनका कम है तो सीमेन को निकाल करके आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करना, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। डायरेक्टली अगर यूट्रस में इंसेमिनेट हो रहा है तो इसको इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर में आपका फुल फॉर्म ज़्यादा है, समझे, तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एसटीडीज़ पे ध्यान देना है कि एसटीडी बैक्टीरियल एसटीडी कौन है या आपका वायरल एसटीडी कौन है, समझे, प्रोटोजोअन एसटीडी कौन सा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, अगला चैप्टर हम लोग मूव करते हैं। देखिए हम लोग वो सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसमें बोल सकते हैं कि जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, जिसमें थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, समझे। तो हम लोग आ जाते हैं अब अपना बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका डिफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया था, समझे, जिसका डिफिनेशन क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म देयर पार्ट्स मॉलिक्यूलर एनालॉग टू ऑब्टेन सम यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, नेचुरल साइंस को किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़ करके, ये ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, ह्यूमन बींग हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, इनको जोड़ करके कुछ ह्यूमन प्रोडक्ट, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सके, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में जो हम लोग का प्रिंसिपल बोल सकते हैं कि जो स्टेप्स है, वो स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टेप का बात करें तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जिस सेल से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल हो सकता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, कोई भी सेल हो सकता है, उस डीएनए को फिर हम लोग कट करेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए, कट ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपको मालूम होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वैसे एंजाइम्स को बोलते हैं जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करते हैं, है ना, और एक स्पेसिफिक जगह पे काम करता है, जिस स्पेसिफिक जगह पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं हम लोग। तीसरा क्या है, तो आपका ये जो फ्रैगमेंट्स बन जाएगा उन फ्रैगमेंट को सेपरेट करना होगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिसमें हम लोग डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं बाय प्लेसिंग देम ऑन द इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड कैथोड से दूर भागता है। इस तरह से हम लोग डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग का डीएनए है, उस डीएनए के पीसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन
एम्प्लीफिकेशन कोई भी स्टेप में हो सकता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, जिसमें हम लोग बाय पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से, है ना, पीसीआर परफॉर्म कर सकते हैं। फिफ्थ जो है, फिफ्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ में हम लोग का आता है जैसे कि जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर मतलब प्लास्मिड, यानी कि आपका PBr322 है, PUC है, इनके साथ हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो हम लोग का लाइगेशन मतलब जोड़ना, एंड लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन से हम लोग को वर्क करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट विथ वेक्टर, और फिर इस वेक्टर को जब ये जुड़ जाता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं rDNA। जब ये जुड़ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, rDNA। rDNA में जब rDNA बन जाता है तो इस rDNA को इंट्रोड्यूस करना रहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ rDNA इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना रहेगा, ठीक है। होस्ट सेल को उसके पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, और जब ये अंदर चला जाएगा, अंदर ये होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा तो उसको हम लोग उसी जगह पे मेंटेन करके इसका नंबर इंक्रीज करना होगा, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल, बायोरिएक्टर में रख करके हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आखिरी स्टेप हम लोग क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग प्रोडक्ट्स को निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, मार्केट में सोल्ड करेंगे। उससे पहले हम लोग क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं कि जो हम लोग मेडिसिन बनाए हैं उसका क्या यूज़ है, क्या उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो पहले उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारा स्टेप है। इस चैप्टर में आपको जहाँ पे बोल सकते हैं कि जो समझने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका इंट्रोडक्शन, वो जो आपका सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे अच्छे से कवर करते हैं। उस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या किए, एक PBr ले लिए, PBr322। PBr322 में जो सिलेक्टेबल मार्कर मिलता है, आपको उस वेक्टर का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक मालूम होना चाहिए। वेक्टर में क्या क्या मिलता है, तो क्लोनिंग साइट होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट भी मिलना चाहिए, इसमें सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो एकदम मस्ट होना चाहिए ताकि उसका नंबर बढ़ सके। उसका कॉपी नंबर हाई होना चाहिए, ठीक है। कॉपी नंबर मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर या अपने होस्ट सेल के अंदर जाकर के वो मल्टीप्लाई फास्ट वे में करे। तो यहाँ पे जो हम लोग PBr322 का बात कर रहे हैं, प्लास्मिड बॉलिवर रॉड्रिग्यूज का बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लास्मिड था, इसमें हम लोग का ये साइड जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और ये साइड क्या है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और दूसरा साइड क्या मिल रहा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कुछ एंजाइम यूज करते हैं, जैसे BAM-H1 यूज करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसा यहाँ पे कट गया, ठीक है। एक स्पेसिफिक जगह पे ये कट जाता है क्योंकि उसका सीक्वेंस मिलता है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में यहाँ पे हम लोग को BAM-H1 का सीक्वेंस मिलता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो वहाँ पे कट कर देगा। लेकिन ये हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जब काम करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे कट हुआ या नहीं भी हुआ, दोनों केस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि एक और केस है जिसमें प्लास्मिड कटा ही नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, किसमें, होस्ट सेल में। तो ई कोलाई में मान लेते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं कि ई कोलाई के अंदर ये जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ई कोलाई के अंदर 3 केस बन सकता है, या तो ई कोलाई के अंदर हम लोग का ये पूरा प्लास्मिड चला गया, ठीक है, या तो हम लोग का ई कोलाई के अंदर ये जो rDNA है, rDNA इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले BAM-H1 के साथ इसको कट किए, और कट करने के बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके साथ हम लोग लाइगेट कर देंगे। लाइगेट करने के बाद जो बनेगा, लाइगेट करने के बाद जो हम लोग का बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, rDNA कहते हैं। तो इस टाइप से हम लोग का rDNA यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये rDNA, एक ई कोलाई है जिसमें rDNA चला गया, और एक ई कोलाई है जिसमें हम लोग का प्लास्मिड चला गया, ठीक है, और एक ई कोलाई है जिसमें कुछ भी नहीं गया। अब ये तीनों सेट ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग किस में प्लेस करेंगे, इसको हम लोग प्लेस करेंगे एम्पिसिलिन में। एम्पिसिलिन में हम लोग इसको जब प्लेस करेंगे तो इस बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, ठीक है। इस बैक्टीरिया का डेथ क्यों हो रहा है, ऐसा डाई लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस ई कोलाई के पास नॉर्मली कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं मिलता है,
और नहीं मिलता है तो उसको अगर एंटीबायोटिक में रखेंगे तो मर जाएगा। अगर इस बैक्टीरिया को अगर हम लोग एम्पिसिलिन में प्लेस करते हैं तो इसके पास तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। इसी कारण से यहाँ पे ये क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, यहाँ पे लाइव है। और इस बैक्टीरिया को भी अगर हम लोग प्लेस करेंगे तो यहाँ पे ये भी लाइव रहेगा, क्योंकि ये साइड इसका एम्पिसिलिन है। हम लोग कट करके कौन सा पीस को निकाले हैं, टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन तो इसके पास अभी प्रेजेंट है, इसलिए एम्पिसिलिन में वो सर्वाइव किया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के पास 3 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया था, जिसमें एक ग्रुप जो है वो उसका डेथ हो गया, उसको हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। और ये दो जो ग्रुप है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट में रिकम्बिनेंट कौन है, किसके पास RDNA गया है, वो देखने के लिए तो हम लोग को डायग्राम से दिख रहा है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर लेवल पे काम होगा तो आंख से तो दिखेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड सॉल्यूशन डालेंगे। जैसे ये एम्पिसिलिन था, इस बार हम लोग टेट्रासाइक्लिन रखेंगे। टेट्रासाइक्लिन में जब हम लोग इस बैक्टीरिया को प्लेस करेंगे, इसको रखने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही मर चुका है, ये तो हम एलिमिनेट हो गया। हम लोग को इन दोनों में सेलेक्ट करना है कि हम लोग का ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट कौन है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है, मतलब ये यहाँ पे भी सर्वाइव करेगा। लेकिन इसके पास तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हम लोग का जो हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन प्रेजेंट है। इसी कारण से ये यहाँ पे क्या होगा, मर जाएगा। अब मर जाएगा इसका मतलब इसके पास RDNA प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग को मालूम चल गया कि ऊपर वाला जो बैक्टीरिया है ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट है, उसके नीचे जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकम्बिनेंट है, क्योंकि इसके पास क्या है, प्लास्मिड है, RDNA तो गया नहीं है। और सबसे नीचे वाला जो है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आया, प्रॉब्लम आया कि हम लोग को चूज करना है इसको, लेकिन ये बैक्टीरिया तो मर चुका है, इसीलिए हम लोग का बनाया गया PUC वेक्टर। इसीलिए हम लोग का क्या बनाया गया, PUC वेक्टर। अब PUC वेक्टर में एक साइड तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, लेकिन दूसरी ओर क्या था, दूसरी ओर यहाँ पे हम लोग का प्रेजेंट था बीटा गैल जीन, जिससे एक एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, सेम काम इसको भी रिपीट किया जाएगा। इसको भी हम लोग RE की मदद से कट करेंगे, और कट करने के बाद यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी है, या तो हम लोग का ये कट जाएगा, या तो कटेगा ही नहीं, और या फिर हम लोग का ये जो बैक्टीरिया में जाएगा ही नहीं। ठीक है, और इसमें हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कहीं से लाए हैं और उसको इसके साथ लाइगेज एंजाइम के मदद से जोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये RDNA बन गया। ये प्लास्मिड है। ठीक है, अब इसको हम लोग होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। होस्ट सेल के अंदर जब ये जाएगा तो 3 पॉसिबिलिटी है, या तो कुछ भी ना जाए, या तो ये प्लास्मिड चला जाए, ठीक है, या तो ये RDNA चला जाए, ऐसा होगा। अब जब हम लोग इसको एम्पिसिलिन में रखेंगे, या फिर से एम्पिसिलिन में रखना है, तो एम्पिसिलिन रखेंगे तो फिर से 3rd नंबर बैक्टीरिया जो है, ये वाला बैक्टीरिया, ये मर जाएगा यहाँ पे, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट है, उसके पास कोई रेजिस्टेंट जीन ही नहीं प्रेजेंट है। जब इस बैक्टीरिया को प्लेस किया जाएगा तो इसमें तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, तो ये सर्वाइव करेगा। इसके पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, मतलब ये भी सर्वाइव करेगा, यानी फिर से ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है। ये तो पहला वाला जैसे ही है, क्योंकि इस पहले हम लोग एम्पिसिलिन ही यूज़ किए। फिर से हम लोग अभी क्या करना है, हम लोग को ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट चूज करना है। ये तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट है, लेकिन दिख रहा आँख से, बोर्ड पे बना रहे इसलिए, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग लैब में करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे जिसका नाम है एक्सगैल। एक्सगैल ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके साथ ये जीन एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और वो एंजाइम उस एक्सगैल के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर का कलर शो करेगा, ब्लू कलर शो करता है। तो जब हम लोग इस बैक्टीरिया को एक्सगैल में रखे थे, क्योंकि इसके पास ये जीन प्रेजेंट है, कौन सा, बीटा गैल जीन, तो ये एंजाइम बना रहा होगा, एंजाइम इसके साथ रिएक्ट किया, और एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया, और इसी कारण से यहाँ पे हम लोग को कलर कैसा नजर आने लगा, यहाँ पे हम लोग को कलर नजर आने लगा ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का कॉलोनी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इस बैक्टीरिया को जब एक्सगैल में रखा गया तो एक्सगैल में रखने पे ये कैसा कलर शो करेगा, ये कलर यहाँ पे शो ही नहीं करेगा, मतलब कलरलेस। क्यों, क्योंकि इसके पास बीटा गैल जीन नहीं प्रेजेंट है, समझे। तो इस बार हम लोग का क्या है ना कि ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट ये तो मालूम चल गया, ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकम्बिनेंट है ये मालूम चल गया, और ये तो पहले एलिमिनेट हो गया था, ट्रांसफॉर्मेंट नहीं था, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था। तो हम लोग को चूज किसको करना है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट। और हम लोग अब चूज कर सकते हैं, इसमें चूज नहीं कर सकते थे क्योंकि ये तो मरा हुआ था, उसमें तो हम लोग का चूज करने का थोड़ा अलग वे था, बहुत बोल सकते थे प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन इसमें इजिली चूज कर सकते हैं कि जो कलरलेस कॉलोनी रहेगा ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट, जो ब्लू कलर शो करेगा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकम्बिनेंट।
ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पिसिलिन में रख करके हम लोग एलिमिनेट करेंगे। रिकम्बरेंट और नॉन रिकम्बरेंट को अगर पीबीआर यूज़ करें तो टेट्रासाइक्लिन, पीबीआर यूज़ करें तो टेट्रासाइक्लिन, और एक्सगैल पीयूसी यूज़ कर रहे हैं तो एक्सगैल में रख करके कलर चेक करेंगे। जो कलरलेस रहेगा वो ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बरेंट, ठीक है। जो ब्लू कलर शो करेगा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकम्बरेंट होगा, और ये कलरलेस वाला क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बरेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका बाकी सारा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो चैप्टर पॉइंट्स है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी और भी हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे हम लोग आरई का नेमिंग करते हैं, ये सब भी आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि जो कॉमन एक क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया से हम लोग आरई निकालते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया का आरई उसके ही अपने डीएनए को क्लीव क्यों नहीं करता है। तो इसका जवाब है कि पढ़े होंगे आप लोग कि बैक्टीरिया के पास एक और एंजाइम मिलता है मिथाइलेज। मिथाइलेज का काम क्या होता है, मिथाइलेशन करवाने का। मिथाइलेशन करवाएगा, इस कारण से आरई जो है वो अपने ही बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड नहीं कर पाता। वहीं अगर वायरस का डीएनए आएगा बैक्टीरिया में तो आरई उसको डिग्रेड कर देता है, समझे। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल से था, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में हम लोग का क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। प्लांट से रिलेटेड इसमें हम लोग का टिश्यू कल्चर है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर समझ आया ना इसका, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, तो ये चैप्टर बस एप्लीकेशन बेस्ड है कि किस तरह से हम लोग उस प्रिंसिपल को यूज़ करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को बीटी कॉटन बताया गया है। इसके अलावा आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, फ्लेवर सेवर टोमेटो है, इसमें आपका गोल्डन राइस है। एनिमल से रिलेटेड क्या है, ऐसा पॉइंट वाइज बना देंगे ना, आपको दिमाग में रहेगा यार इस चैप्टर में तो इतने ही पॉइंट है, नहीं तो लगेगा कि यार इस चैप्टर को क्या क्या पढ़े हम लोग, ठीक है। तो इसमें आपका प्लांट से रिलेटेड 5 टॉपिक दिया गया। एनिमल से रिलेटेड आपका इंसुलिन का फॉर्मेशन, दूसरा आपका है जीन थेरेपी, तीसरा है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, चौथा जो है इसमें आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, ठीक है। और फिर आपका एक जीएसी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, इसका काम क्या है ये याद रखिएगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, जिसका काम है कि जब हम लोग किसी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग को इससे अप्रूवल लेना पड़ता है। जीएसी कमेटी जो है इससे अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि बिना हम लोग अप्रूवल लिए इस तरह से कोई भी जानवर पे, किसी भी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जीएसी परमिशन देगा तब ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकते। एक और टॉपिक आप लोग को पढ़ना है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब हुआ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पायरेट करना। पायरेट कैसे किया जाएगा, तो जैसे आप लोग पढ़े बासमती राइस के बारे में कि बासमती राइस जो है इंडियन ओरिजिन का है, बट इसके सेमीडोर वैरायटी बना करके, इसी का कुछ सेमीडोर वैरायटी बना करके यूएस का एक कंपनी जो है वो अपने नाम करवा लिया। अपने नाम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को करवाना ये कहलाता है बायो पेटेंट। तो ये एक तरह का चोरी है, ठीक है, क्योंकि वो तो इंडिया का है, इंडिया का बासमती राइस है, तो यूएस अगर अपना नाम करा लेता है तो ये गलत है, समझे। तो बायो पायरेसी जो है वो एक तरह का चोरी हो गया। बायो पेटेंट क्या है, बायो पेटेंट हो गया कि अपने नाम किसी ऑर्गेनिज्म को करवा लेना, कि जैसे अपने नाम मतलब कोई पर्सन नहीं कर सकता है, वहाँ पे कोई कंपनी कर सकता है, कोई बोल सकता है ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है ये काम, ठीक है। तो ये सारा हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। टिश्यू कल्चर आप लोग जान रहे हैं कि एक सेल से मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन होता है, जब इसको जिसको कैलस कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है।
इस टिश्यू कल्चर में आपका जब एक एपिकल मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम का सेल को लेकर के कल्चर मीडियम हम लोग प्लेस करते हैं, तो कल्चर मीडियम में रहेगा तो वो अपना मास ऑफ सेल्स बनाएगा, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनाएगा। जिस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस में अगर प्रॉपर वे से ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशियो दिया जाएगा तो इसमें हम लोग का सूट का और रूट का फॉर्मेशन होगा। साइटोकाइनिन का रेशियो अगर ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन तो सूट बनेगा। ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा रहेगा साइटोकाइनिन से तो कहेंगे वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नया प्लांट बना सकते हैं। एक सेल से मल्टीपल प्लांट तैयार किया जा सकता है टिश्यू कल्चर में, सिंगल सेल से, इसलिए इसको माइक्रो प्रोपागेशन भी कहा जाता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक से तो हम लोग प्लांट टोमेटो और पोटैटो जैसे प्लांट को मिक्स करके पोमैटो बना दिए। पोमैटो का मतलब ये नहीं समझना आप कि यहाँ पे पोटैटो और टोमेटो मतलब एक ऐसा फल बनेगा जिसमें दोनों का स्वाद रहे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक ऐसा प्लांट बनेगा जिसमें टोमेटो जो है वो फ्लावर से बन रहा है और उसी पौधे का अंडरग्राउंड स्टेम से क्या बनेगा, पोटैटो। इसलिए वो प्लांट का नाम क्या रखा गया, पोमैटो। और जिस टेक्निक से इसको बनाया गया उसका नाम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि पोटैटो का सोमैटिक सेल, टोमेटो का सोमैटिक सेल, इन दोनों को हाइब्रिडाइज किया गया, फ्यूज करवाया गया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की मदद से। और उसके बाद टिश्यू कल्चर में हम लोग यानी कि कल्चर मीडियम प्लेस किए, कैलस का फॉर्मेशन करवाए, उसके में हम लोग ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशियो ऐड किए कुछ, और इससे रूट और सूट का फॉर्मेशन हुआ। बीटी कॉटन क्या है, तो बीटी कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिसमें हम लोग कॉटन को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाए। इंसेक्ट जैसे कॉलिप्टेरन है, लेपिडोप्टेरन है, डायप्टेरन है, ये लोग कॉटन प्लांट को इन्फेक्ट करता था। उसमें अपना एग लेकर देता है, एग से लार्वा बनता है, और वो एग से लार्वा बनते वक्त पत्ते को, कॉटन प्लांट का लीव्स को कंज्यूम कर जाता है। इससे कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया, बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस thuringiensis, इस बैक्टीरिया से एक जीन आइसोलेट किया गया, क्राई जीन, जो क्राई प्रोटीन बनाता है विच इज इंसेक्टिसाइडल। और इस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को कॉटन प्लांट में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया गया बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब कॉटन प्लांट के सेल वो क्राई प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें हम लोग क्राई जीन ऐड कर दी बाय यूजिंग सम वेक्टर्स। ठीक है, इससे जो है इंसेक्ट अगर इस कॉटन प्लांट के लीफ को कंज्यूम करता है तो उसका डेथ हो जाएगा। कॉटन प्लांट को क्या डेथ नहीं, उसको हार्म नहीं होगा जब उसमें इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जा रहा है, तो हार्म नहीं होगा, क्योंकि वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है। कॉटन प्लांट में वो प्रोटॉक्सिन है। एक्टिव कब होगा, जब उसको अल्कलाइन मीडियम मिलेगा। अल्कलाइन मीडियम मिलेगा तो वो प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन हो जाता है, और इसी कारण से मिडगट ऑफ लार्वा या इंसेक्ट को जब वो वहाँ पे पहुँचेगा, प्रोटॉक्सिन जब उस जगह पे पहुँचता है, गट में पहुँचता है, मिडगट में, तो वहाँ पे अल्कलाइन सिक्रेशन है, अल्कलाइन मीडियम मिलता है, जिस कारण से वो एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद एपिथेलियल सेल्स में जो वहाँ के एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है मिडगट में, वो उसमें पोर्स का क्रिएशन होगा। पोर्स बनेगा तो वहाँ से लिक्विड जो है अंदर आएगा, मिडगट का स्वेलिंग शुरू हो जाएगा, इंसेक्ट पूरा स्वेल करेगा, उसका लार्वा स्वेल करेगा और उसका फाइनली डेथ हो जाएगा। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हम लोग टोबैको को बनाए हैं। टोबैको का जो रूट है उसमें मिलाडीगानिन कॉग्निशिया नाम का एक पैथोजन है जो इन्फेक्ट करता है। तो हम लोग क्या किए, नेचुरली मिलाडीगानिन कॉग्निशिया को, ठीक है, एक ट्रैप किया गया, उसके डीएनए को निकाला गया जिससे डिजीज होता है, और उस डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन के मदद से टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, सच डैट कि उसमें दोनों आरएनए बन गए। दोनों आरएनए कहने का मतलब डीएनए से आरएनए एक ही कॉपी बनता है, आप लोग को मालूम होगा। डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है, लेकिन उस दोनों स्ट्रैंड में किसी एक ही स्ट्रैंड से डीएनए का आरएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें हम लोग आरएनए दोनों स्ट्रैंड से बनाए, मतलब दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट, एंड उसमें हम लोग का आरएनए का फॉर्मेशन होगा। इसमें आरएनए जो बनेगा उसको सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए कहा जाएगा। ठीक है, और वो सेंस और एंटी सेंस आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है, ट्रांसलेशन नहीं करेगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में एक और एंजाइम होता है डाइसर नाम का। वो डाइसर क्या करेगा, उस डीएस आरएनए को, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, और डिग्रेड ऐसा करेगा कि उसमें स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाए, ताकि जब नेचुरल इन्फेक्शन हो, मिलाडीगानिन कॉग्निशिया नेचुरली जब प्लांट में एंटर करे, अपना आरएनए बनाए, उस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड वाला आरएनए पहले से प्रेजेंट हो और उसके साथ बाइंड कर जाए। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, डीएस आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से आरएनए का ट्रांसलेशन रुक जाता है, इसलिए इस टेक्निक को आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक भी कहते हैं, या आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो, और इस तरह से टोबैको प्लांट जो है हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। फ्लेवर सेवर टोमेटो में हम लोग का पॉलीगैलेक्टोरोनेज नाम का एंजाइम होता है, जो टोमेटो का आउटर वॉल को राइप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको क्या करना है, उसको जीन को कट करके निकाल देना, और वहाँ पे हम लोग कुछ यूजफुल जीन ऐड कर देंगे। यूजफुल जीन कैसा है, तो वो फ्लेवर है, फ्लेवर देने वाला जीन है, फ्लेवर गिविंग जीन है। तो वैसा जीन ऐड कर दिए ताकि अब टोमेटो जो है उसका राइपनिंग भी उतना फास्ट ना हो, क्योंकि पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम जो राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसी को हटा दिए। राइपनिंग आउटर वॉल का हो रहा है, इनर जो होना चाहिए वैसे ही रहेगा। ठीक है,
तो फ्लेवर उसका बढ़ गया। फ्लेवर बढ़ा क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग फ्लेवर ऐड कर दिए, फ्लेवर बढ़ाने वाला जीन। और सेवर क्यों बोला गया? सेवर ऐसा होना चाहिए, सेव, स्पेलिंग इसका वैसा लिखा नहीं गया, वो उसको बस बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए ऐसा बना दिया गया, नाम दिया गया सेवर, इसलिए ताकि उसका लाइफ स्पैन बढ़ गया। लाइफ स्पैन कैसे बढ़ गया? कि उसका राइपनिंग नहीं हो रहा है, ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन जीन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि राइस प्लांट जो है उसमें हम लोग का कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, लेकिन विटामिन ए नहीं मिलता है। विटामिन ए को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब बीटा कैरोटीन जीन जो एक बीटा कैरोटीन प्रोटीन बनाता है और बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है, तो बीटा कैरोटीन जो है वो जीन को इंट्रोड्यूस किया गया राइस प्लांट में, और इसी कारण से राइस प्लांट जो है वो अब विटामिन ए भी प्रोड्यूस करने लगा। और ऐसे लोग जो विटामिन ए का मेडिसिन या वो सारा मेडिकेशन नहीं कर पाते हैं, जो नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं और फिर भी उनके पास पैसा नहीं है कि वो मेडिसिन ले सके, तो वैसे लोगों तक ये गोल्डन राइस पहुंचाया जाएगा, ताकि वो लोग राइस जो कि उसका सरप्लस मील है, सब कोई खाता ही है चावल, तो सरप्लस मील जो है उसके साथ में उसको विटामिन ए भी मिल जा रहा है। तो ये प्लांट का है। सिमिलरली एनिमल्स में इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया। इंसुलिन जो है उसमें 3 चेन होता है, ए, बी एंड सी चेन। ये तीनों चेन एक साथ अगर बनेगा तो यहाँ पे वो इनएक्टिव रहेगा। तो 1983 में एक कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी, जिसका नाम है इली लिली, जो क्या किया, ए और बी चेन को सेपरेटली बनाया, उनका डाइसल्फाइड बॉन्ड इंड्यूस करवाया और एक मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। इससे पहले जो है वो एनिमल्स के इंसुलिन को यूज़ किया जाता था जो एलर्जिक इफेक्ट शो करते थे, इसलिए एनिमल का इंसुलिन यूज़ करना बंद कर दिया गया। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अब हम लोग इंसुलिन को बाहर ही बनाने लगे। जितना भी इंसुलिन मार्केट में मिलता है वो आपका कैसे बनाया हुआ है? इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया हुआ है। ठीक है। जीन थेरेपी हम लोग का फर्स्ट टाइम किया गया एक 4 साल के बच्ची में, जिसका नाम अशांति डिसिल्वा था, जिसको एक डिजीज़ था जिसका नाम है स्किड्स, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिस डिजीज़ में होता क्या, एडेनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम है जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है, वो एंजाइम ही डिफिशिएंट हो जाता है। जीन में म्यूटेशन आ गया, एंजाइम नहीं बन रहा है। ठीक है। तो इस कारण से उस बच्ची को सफ़र करना पड़ रहा था। अब उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? तो ट्रीटमेंट उसके लिए बनाया गया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। किसी नॉर्मल पर्सन से एंजाइम ले ले और उस बच्ची में डाल दे, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट, लेकिन एंजाइम कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब वो भी एक टेक्निक है, डेवलप किया जा, उससे भी हेल्प किया जा सकता है। लेकिन बोन मैरो जैसे हम लोग नॉर्मल बॉडी से टी सेल से निकाले और उसको उस बच्ची के बोन मैरो में डाल दिए। ठीक है। लेकिन वो टी सेल तो इमॉर्टल नहीं है, कुछ समय के बाद उसका डेथ हो जाएगा, तो ये काम फिर से रिपीट करना होगा। तो फिर जीन थेरेपी किया गया। जीन थेरेपी में नॉर्मल पर्सन से टी सेल्स निकाले, बच्ची के बॉडी से भी हम लोग टी सेल्स निकाले, लेकिन इसका टी सेल्स में एडेनोसिन डीएमिनेज बनता नहीं है, और इस नॉर्मल पर्सन के बॉडी में टी सेल्स का नॉर्मल पर्सन के टी सेल्स में एडीए जीन प्रेजेंट है, वो नॉर्मल एडीए एंजाइम बनाता है। तो उस एडीए जीन को रेट्रोवायरस, आरएनए कंटेनिंग वायरस के मदद से हम लोग इस बच्ची के अशांति डिसिल्वा के बॉडी सेल्स में, हेल्पर टी सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिए बाय यूजिंग रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस इंट्रोड्यूस कर दिए, वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, नॉर्मली एडीए एंजाइम बनाएगा, लेकिन जो सेल इसको इंट्रोड्यूस किया गया वो भी इमॉर्टल नहीं है, कुछ समय के बाद उसका भी डेथ हो जाएगा। जो ये काम हम लोग किए फिर से रिपीट करना होगा। इसलिए जीन थेरेपी जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मानते हैं कि ये चीज़ अभी हम लोग का हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बोल सकते किसी बीमारी का। ठीक है, रिसर्च चल रहा है कि अगर किसी तरह से हम लोग स्टेम सेल में ये चीज़ परफॉर्म करवाएं, तब ये चीज़ परमानेंट क्योर हो सकता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम लोग को मालूम चल जाए कि इस बच्चे को ये डिजीज़ है या होने वाला है, तो हम लोग उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज का स्टेम सेल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो अभी रिसर्च चल रहा है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम लोग पीसीआर की मदद से छोटा से छोटा माइन्यूट से माइन्यूट एंटीजन का नंबर बढ़ा सकते हैं, उसका डीएनए आरएनए को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पीसीआर को भी यूज़ किया जा सकता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब कि बीमारी अभी हुआ नहीं है, इंसान को लग रहा है ऐसा कि सस्पेक्टेड है कि हाँ बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में वो सारे डिजीज़ को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बीमारी अभी नहीं है, फिर भी सस्पेक्टेड है तो चेक करवा लेना है। इसी में आपका एक एलाइजा भी आता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसाय, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए। आपको मालूम होगा कि एचआईवी बॉडी में अगर इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद ये जो है बोल सकते हैं कुछ समय के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में चला जाता है, और ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ महीना हो सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी हो सकता है। तो इंसान को अगर ऐसा लग रहा है सस्पेक्टेड है, तो जाकर के चेक करवा सकता है। एलिजा से तुरंत पता चल जाएगा बिना उसमें किसी तरह का सिम्टम आए हुए। इसी तरह से एक प्रोब भी यूज़ होता है। प्रोब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिवली लेबल डीएनए होता है। ठीक है, नॉर्मल डीएनए है कोई, नॉर्मल डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है। ये 2 स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाए, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इस नॉर्मल डीएनए को निकाल करके इसका डीनेचुरेशन करवाएंगे, मतलब इसका दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग कर देना है।
फिर सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए जो है प्रोब, उसको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, जुड़ जाएगा और उसमें एक्सरे डालेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो वो ग्लो करेगा, फोटोग्राफिक फिल्म में हम लोग को नजर आएगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल डीएनए नहीं है, हम लोग इस नॉर्मल डीएनए के अकॉर्डिंग प्रोब बनाए हैं, नॉर्मल डीएनए नहीं है कहने का मतलब ये म्यूटेटेड डीएनए है, किसी जगह पे चेंज आ गया, दोनों का स्ट्रैंड सेपरेट किए हम लोग, सेपरेट करने के बाद सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब को यहाँ पे ऐड किए, वो बाइंड ही नहीं करेगा क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, म्यूटेशन आ चुका है। तो इफ देयर इज म्यूटेशन प्रेजेंट इन द डीएनए, तो प्रोब वहाँ पे ऐड नहीं होगा, ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म में कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई ग्लोनेस नजर नहीं आएगा, समझे। तो ये हम लोग का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में होता है। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर कोई म्यूटेशन है, म्यूटेशन प्रेजेंट है, तो वो प्रोब के साथ बाइंड नहीं कर रहा है, हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। नॉर्मल डीएनए तो हाइब्रिडाइज कर जाएगा। इससे मालूम चल जाएगा कि म्यूटेशन आया, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से ही बहुत सारा डिजीज होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ताकि हम लोग फंक्शंस पढ़ सके कि जैसे ह्यूमन बॉडी में जितना फंक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है, प्लांट बॉडी में क्या फंक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, मतलब अलग अलग जो बॉडी लाइफ प्रोसेस है उसको स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया जाता है। कोई डिजीज के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई ह्यूमन प्रोडक्ट हो, जैसे ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये एक रोजी काउ से प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। वो ऐसे बच्चे को फीड करवाया जाएगा जिसकी मदर जो है वो इस दुनिया में ना रहे, नहीं रही हो, ठीक है। ड्यूरिंग द पार्टूरेशन टाइम उस बच्चे मदर का डेथ हो गया लेकिन चाइल्ड बच गया, तो उस चाइल्ड को तो इनिशियल फ्यू डेज के लिए कोलेस्ट्रम ही देना है, तो कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी है, कुछ प्रोटीन्स है, तो वो सारा प्रोटीन वैसे ही मिलेगा जैसा आपका रोजी काउ में है, ठीक है। रोजी काउ को ऐसे डिज़ाइन ही किया गया, ठीक है, वैसे ही बनाया ही गया ताकि वो कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके जैसे मदर का मिल्क में होता है। इसी तरह से ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, जिसको शिप से बनाया गया, डॉली शिप से, ठीक है। और ये जो हम लोग का ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसको यूज़ किया जाता है एम्फाइजेमा को ट्रीट करने के लिए। ऐसा बहुत सारा यूजफुल प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक है। या अगर हम लोग वैक्सीन बनाए तो वैक्सीन का सेफ्टी टेस्ट करने के लिए, या किसी केमिकल को हम लोग टेस्ट करना है, मेडिसिन को टेस्ट करना है, टॉक्सिसिटी को चेक करना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल प्रिपेयर करते हैं। जीएसी के बारे में आपको याद रखना है कि जीएसी जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक हम लोग किसी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस सारे चैप्टर्स को हम लोग को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जैसे हम लोग जो अभी कवर कर रहे हैं ना वो थोड़ा फास्ट करें, रिविजन मोड में है, समझे। तो आपका अगर पढ़ा हुआ है तो अगर अच्छे से नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो इस तरह से सुनने से आपका क्या होगा ना, थोड़ा दिमाग में जाएगा। इसलिए हम लोग के साथ बने रहे, अगले लेक्चर में आपसे फिर से मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग का इतना ही रहेगा। आज जो हम लोग चैप्टर कवर किए हैं वो आपका 5 चैप्टर है। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरा आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चौथा आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड पांचवा आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए।